राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल समाप्त हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना भाषण दिया तो गुलाम नबी आजाद को सल्यूट करते हुए कहा कि आपको संसद से ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तारीफों के फूल बांधे गए। साथ ही साथ उसके बाद गुलाम नबी आजाद का भाषण शुरू हुआ। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कार्यकाल तो समाप्त हो गया है गुलाम नबी आजाद का। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने देश को अपना जो कीमती समय दिया है और देश के लिए जो जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं, सल्यूट तक दे दिया। क्या कहेंगे इस पर? हमें बहुत फ़ख्र है कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर के एक वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने देश की राजनीति में एक अहम रोल अदा किया है। भारतीय पार्लियामेंट्री इतिहास में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लगभग 45 वर्ष अलग अलग ओहदों पर लेके देश की प्रदेश की खिदमत भी की है और पूरी दुनिया में एक नाम बनाया है। हम पूरे जम्मू कश्मीर के वो भारतवासी बड़े इज्जत से, मान से, प्यार से देखते हैं और मैं केवल प्राइम मिनिस्टर जी का और सभी जिन लोगों ने आज़ाद साहब की कंट्रीब्यूशन को, उनकी जो सर्विस रही है टूवर्ड नेशन सोसाइटी, उसको सलूट किया है और जो उसकी प्रशंसा की है, मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ। इससे न केवल आज़ाद साहब का, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है और हमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ा गौरव है। और वायद ही आज़ाद साहब जो सन ऑफ साइल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी एज ए चीफ मिनिस्टर, जहाँ के विधायक भी रहे, राज्यसभा में रहने के बावजूद केंद्र में अलग अलग पदों पर एज ए मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर या दूसरे विभाग में जो रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन में भी कांग्रेस में उन्होंने अलग अलग स्टेट और ड्यूटी में जाके जो जिम्मेवारी अदा की है, उससे पूरे भारतीय राजनीति में एक नया दौर रहा है। और उसको उस कार्यकाल तो समाप्त हो गया, अब जम्मू कश्मीर वापस आए हैं। अब अगर चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में, अगर अब चुनाव होता है असेंबली का, तो क्या गुलाम नबी आजाद आने वाले चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, कैंडिडेट हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? देखो, मैं क्या, जम्मू कश्मीर का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और हम जितने भी जहाँ चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ सबसे बेहतरीन पीरियड जो गोल्डन पीरियड रहा जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, उनके 2 और सवा 2 वर्ष जो एज ए चीफ मिनिस्टर, ये ब्रीफ सा पीरियड उनको मिला है। और कोलिशन में आपको पता है बहुत सी दिक्कतें भी रहती हैं, और कोलिशन में रहने के बावजूद भी जो उन्होंने डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट जहाँ काम किए, कॉलेजेस बनाए, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एज ए हेल्थ मिनिस्टर, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट बने हैं, तहसीलें बनी हैं, ब्लॉक बने हैं, रोड नेटवर्क बड़ा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में जो इम्प्रूव आज हम देखते हैं जम्मू में, तो जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें गवर्नमेंट की जो दिखती हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है, चाहे डिवीजन कमिश्नर का ऑफिस है, चाहे उद्योग भवन है, चाहे आप जम्मू आर्टिफिशियल लेक की बात करें जो अधूरी है, चाहे गंडोला का प्रोजेक्ट है, चाहे आप जम्मू का यात्री निवास की बात करें, हर तहसील हेडक्वार्टर में डिग्री कॉलेज बनने, और उसके बाद कश्मीर में हज हाउस बनना, कश्मीर की यूनिवर्सिटी अपना जो आपकी हमारी असम्बली की बिल्डिंग 79 से पेंडिंग पड़ी थी उसको कंप्लीट करना, जम्मू में नई असम्बली की बिल्डिंग का जो नींव पत्थर रखना, तो इस तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट बनाना, बहुत सी तहसीलें बनाना, ब्लॉक बनाना, और एक नई फिजा जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुई थी, और तीनों खितों के लोग बड़े
हाई रिगार्ड्स रखते हैं आज़ाद साहब की जो टाइम का जो काम रहा। ऐसा लगता था भी एक राम राज्य है जम्मू कश्मीर में और आम वर्ग की बात सुनी जाती थी वहाँ। उस वक्त ऐसा नहीं लगता था कांग्रेस की सरकार है या एक समुदाय की सरकार है, ऐसा लगता था पीपल की, लोगों की सरकार है, आम नागरिक की सरकार है। तो हम एज MLA थे उस सरकार में भी। मैं ये कहता हूँ आम आदमी की बात सुनी जाती थी। आम आदमी के लिए चीफ मिनिस्टर लगता है कि आज के समय में आप कह रहे हैं कि जिस समय आपकी सरकार थी तब आम लोगों की आवाज़ जो है वो जनता की आवाज़ जो है वो सुनी जाती थी, आपको नहीं लगता कि आज भी सुनी जाती है? आज कहाँ सुनी जाती है? आज आप देख नहीं रहे हो हर गली कुचे में धरने प्रदर्शन। ऐसा लगता है भाई रियाज जम्मू कश्मीर नहीं पूरा भारतवर्ष ही एक धरने मजारे और एक का नाम एजिटेशन के दौर से गुजर रहा है। एक एरा ऑफ एजिटेशन का है, डिससेटिस्फेक्शन का है। अब जो यूथ अनएम्प्लॉयड जो है वो परेशान है, रोजगार का साधन ना केंद्र सरकार ना स्टेट की ड्यूटी ना दिया। और जब बीजेपी PDP की सरकार थी तब भी हाल था, आज भी उसी वही दौर से आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद एम्प्लॉइज वर्ग है वो परेशान है, डेली वेजर कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, NYC के हैं, चाहे रैबरे खेल है, चाहे रैबरे जरात के जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं, रैबरे तालीम के टीचर परेशान हैं। आज उसके बाद आप चले जाएं बिजनेसमैन परेशान हैं, नया रोजगार नहीं है, जो जिनको ऑलरेडी रोजगार लगा है वो सेटिस्फाई नहीं है। तो हर किस्म की दिक्कतें हैं लोगों को। आप ये कहें, मैं देखता हूँ SRO 43 था जहाँ जो एम्प्लॉई और मिलिटेंसी में जो लोग मारे जाते थे उनको परिवार को रोजगार मिलता था। हज़ारों की तादाद में फाइलें पड़ी हैं। आया रोज लोग हमारे पास आते हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के पास जा रहे हैं और कोई सरकार तक कुछ रसवाई नहीं है, लोगों की सुनवाई नहीं है। तो 43 SRO 43 को तोड़ के उन्होंने 120 बनाया, उसमें भी कोई सोल्यूशन नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई। आप डेली वेजर का 64 SRO को आप ख़त्म करके 520 बनाया। पिछले 62,000 के करीब जो डेली वेजर हैं आया रोज धरने मजारे, कहीं PDD वाले कर रहे हैं, कहीं PHE वाले कर रहे हैं, दूसरे विभाग के लोग रोड्स में बैठे हैं। तो हर सबसे अहम सवाल ये है कि आप मंत्री रहे, बहुत सारे चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, NC के हों, PDP के हों, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो जब भी चलता है तो उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो होता है वो सिक्योरिटी का होता है। और उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आते हैं और उसी में एक कैटेगरी और भी है SPOs की। वो SPOs जो हैं वो 24/7 जो है उन नेताओं की भी सेवा करते हैं, वो आम जनता की भी सेवा करते हैं। लेकिन उन SPOs को अभी तक परमानेंट नहीं किया गया। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? सरकारें आई, सरकारें गई, क्यों नहीं उन SPOs के बारे में जो है वो किसी भी नेता ने नहीं सोचा? देखो मैं ये कहना चाहूँगा SPOs की जो सर्विस है उसको मैं सलूट करता हूँ। बहुत ही छोटी सी सैलरी पे और 24 एक आधा SPO आपके साथ भी हो। 24 आवर ड्यूटी देते हैं। और जहाँ की पुलिस थाने से लेके एग्जामिनेशन की ड्यूटी है, पॉलिटिकल कोई जलसा जुलूस है वहाँ एजिटेशन है, वहाँ SPO गांव की डिफेंस कमेटी में या फिर अपना SPO काम कर रहे हैं। इनको रेगुलाइज करना, जब पूरा कांस्टेबल का सैलरी और जितनी मॉनिटरी बेनिफिट है उनको देना चाहिए। ये अन्याय है और मैं सरकार के आगे मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा। ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। ये भी कहता हूँ ये सभी सरकारों ने आते आते थोड़ा बहुत इसमें बेहतरी लाई है। पहले 3,000 लेते थे, फिर 5,000 तक पहुंचा है, फिर भी ये आज गुजारा नहीं है। और दूसरा इनकी लाइव रिस्क ये वो इदारा है जो बाकी इदारे जो हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट हैं वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोटेस्ट करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। इनकी आवाज हमको ही उठानी है। वो एक बात है, हम उठाते भी रहे हैं और मैं आज भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, नंबर ऑफ मेरे प्रेस नोट या जितने जलसे जुलूस प्रोग्राम हर महीने में 2-3 विधानसभा डिस्ट्रिक्ट में अच्छे गैदरिंग के प्रोग्राम होते हैं। इन चीज़ों को मैं उठाते हैं। मैं ये कहूँगा मेरी केंद्रीय सरकार से, आप जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, ड्यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते में यूनियन होम मिनिस्टर
जी के आगे मेरा अपील रहेगी कि एसपीओ को परमानेंट करके इनको पूरा कांस्टेबल का ग्रेड दे के और इनकी लाइफ सिक्योर की जाए। एक और एसपीओ के साथ जुड़ा हुआ बात शायद आप भी बोल रहे हैं, विलेज डिफेंस कमेटी के वो लोग जिनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, जो सरकार एसपीओ को थोड़ा आगे लाने का प्रयास किया वो बीच में वो लोग छोड़ दिए। एक विलेज डिफेंस कमेटी में 2 एसपीओ होते थे और 5 मेंबर होते थे, उनकी सैलरी भी इनसे काट के देते थे। ये अन्याय है, मैं ये कहता हूँ। आज पिछले 4-5 वर्ष से उनको कहीं कोई सैलरी नहीं मिल रही है। वेपन उनके पास है, यूनिफॉर्म उनके पास है, कभी कभी ड्यूटी में बुलाते हैं और उनको कोई सैलरी कोई मॉनिटरी बेनिफिट, उनको भी कम से कम आप कुछ नहीं करते हो तो एसपीओ के तर्ज पे उनको भी आप सैलरी दीजिए। कब मिलेगा वापस स्टेटहुड? हो रहा है होम गार्ड भी, आप एसपीओ के साथ होम गार्ड उनको भी बड़ी कम सैलरी दी जाती है। तो होम गार्ड और एसपीओ को रेगुलर करें। होम गार्ड और विलेज डिफेंस कमेटी की जो मेंबर हैं इनको भी कम से कम, मैं ये कहता हूँ, सैलरी जो एसपीओ का आप 18-20 हज़ार देते हो उनको सैलरी दी जाए, उनसे काम लिया जाए, उनकी लाइफ आपने पिछले मिलिटेंसी के दौर में पिछले 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष उन्होंने अपने जीवन का वैल्यूबल टाइम दिया है देश और प्रदेश की सेवा के लिए, और आज आप उनको कुछ नहीं देते हो और उनको अपने हाल पर छोड़ देते हो, ये अन्याय है। स्टेटहुड कब तक? क्योंकि ये कहा गया था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य होंगे, राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। सरपंच चुनाव हो गए, बीडीसी चुनाव हो गए, डीडीसी चुनाव हो गए, अभी भी हालात सामान्य नहीं है क्या राज्य का दर्जा वापस मिलने के लिए? वो कब होगा? अब तो 4G भी चल गया। देखो एक बात मैं बताऊं, भाजपा की सरकार, पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, जो हमारे पास था जब 70 वर्ष के बाद जितनी पहले जो सरकारें रही हैं जिसमें ज़्यादा पीरियड कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस ने जो इस देश को दिया था वो हर चीज़ भाजपा की सरकार ने छीनी है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये उल्टा है। आज हम कोई वो चीज़ नहीं मांग रहे जो हमारे से 3 साल 4 साल पहले नहीं थी। जम्मू कश्मीर एक खुद मुख्तियार स्टेट थी। आज़ादी के बाद देश के साथ विलय होने के बाद एक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की स्टेट रही है और भाजपा ने आते ही स्टेट को दर्जा छीन के और यूटी में तब्दील कर दिया। और पार्लियामेंट के अंदर देश के होम मिनिस्टर ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दे देंगे। बार बार उनके रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आ रहे हैं। जो लोग प्राइम मिनिस्टर जी को मिलते हैं वहाँ से आके उनका प्रेस नोट निकलता है, जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलेगा। कब मिलेगा? आज हमें अपनी जो मान सम्मान खोई हुई आइडेंटिटी जो हमारे से छीनी है उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा। भाजपा को लोगों ने इसलिए लाया था कि जो कमियां रही हैं, जो त्रुटियां थी स्टेट के अंदर, देश के अंदर, वो हमें कांग्रेस की जो कमजोरियां रही थी उसका बेनिफिट हमें मिलता, बजाय जो कांग्रेस ने दिया था वो भी छीना है। तो इस तरीके से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा को आज भी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और जो पार्लियामेंट के अंदर आप लोग कहते हो जो हमारे से 3 साल 2 साल पहले छीना गया था उसको अनरेबली वापस करें और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को एक कॉन्फिडेंस बहाल करें। आज हालात आ रहे ठीक है, आप कहते 4G भी आ गया मगर 2 साल आपने 4G से वंचित रखा, 18 महीने के बाद आया। तो 18 महीने के बाद आप और हम सब लोग, भाजपा के लोग भी, आप तो इसके चार्जेस तो देते रहे 4G के कंपनी, जो टेलीकॉम कंपनी है वो तो बेनिफिट पूरा उठाती रही, उनको तो लाभ मिलता रहा, उनको तो नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने पहले विदाउट नेट के बिना भी वही चार्ज लिए, फिर 2G में 4 महीने से 4G के चार्जेस लेते रहे और आज भी लेते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा है, अन्याय है। हमारी को बीजेपी से और बीजेपी की लीडरशिप से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, उनकी कहीं जात की लड़ाई नहीं है, हमारी उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई है। इन असूल और सिद्धांतों की बात हमेशा भाजपा करती रही है, मगर आज उससे विपरीत काम किया है। आज लोगों को तकलीफ दी है, लोगों आज महंगाई कहाँ चली गई है। अब डीडीसी के इलेक्शन के बाद आपका एलजी का जो रेट है, एलपीजी का 100 रुपया पर सिलेंडर बढ़ा है, पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है।
खाने वाला तेल एडिबल ऑयल के रेट 150 से ऊपर है, आपकी दालें 120 से कम नहीं है, प्याज और लहसुन 300 तक पहुंच गया है। इन बातों को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो करती है, लेकिन क्या कारण क्या है ऐसा कि जिस भी मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करती है वो मुद्दा आगे तक पहुंचता ही नहीं? क्या आवाज आगे तक नहीं पहुंचती, या फिर आवाज तो पहुंचती है आगे तक, उसको अनसुना कर दिया जाता है? देश की सरकार, भाजपा की सरकार जो है पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बिल्कुल घमंड में है, मंगरूर में है, और बड़ा उनको बोध स्वयं भगवान से भी ऊपर अपने आप को समझने लगे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, भगवान के आगे, भगवान परमात्मा के आगे यही विनती करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दे, इस घमंड से, इस झूठ की दुनिया से निकल के लोगों की रियलिटी को समझें, लोगों की तकलीफ को समझें। युवा जो बेरोजगार है करोड़ों की तादाद में, उसकी तकलीफ समझें। व्यापारी वर्ग पीड़ित है, चाहे नोटबंदी, जीएसटी हुई, आपके जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश में लॉकडाउन रहा, जहाँ छुट्टी के बाद जो हालात बने हैं, आपने जहाँ का व्यापारी वर्ग को परेशानी की है। आप लगभग 60% से ऊपर उद्योग आपके बंद हो गए हैं, जहाँ की इंडस्ट्री आपको मालूम है 65%। मैं पिछले दिनों इसका थोड़ा डाटा कलेक्ट कर रहा था, स्टैटिक्स, 65% की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की चली गई है। और वो इंडस्ट्री थी जो भाजपा ने यूटी बनाने के बाद वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की लैंड जो है आर्टिकल 370 की वजह से बाहर के लोगों को नहीं मिल सकती। तो ये जो लोग इंडस्ट्री बंद हुई है, ये 95% लोग बाहर के थे। कहाँ के थे? 95% लोग पंजाब के, हिमाचल के, दिल्ली से, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और बाहरले प्रदेशों से थे। और उन लोगों को भी ड्यूटी बनने के बाद जहाँ की इंडस्ट्री उद्योग बंद करके बाहर जाना पड़ा। तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। आपने लगभग इन 7 वर्षों के अंदर केंद्र सरकार के अंदर जितने भी असामियाँ खाली होंगी, मात्र आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस को छोड़ के, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में भी जितने भी पोस्टें खाली हैं, लगभग 20 लाख के करीब असामियाँ केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग हैं वहाँ खाली हैं। वो आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कहीं की है तो उसको सिलेक्शन कंप्लीट नहीं की। ऐसे जम्मू कश्मीर में 1 लाख के करीब असामियाँ खाली हैं। 1 लाख में आप कोई ऐड निकालते हो, महीने 2 महीने के बाद कैंसिल कर देते हो। तो इस तरीके से आप बच्चों को, सिर्फ पढ़े लिखे नौजवानों को लॉलीपॉप दिखाना चाहते हो। IPS IAS आप देखो, कोटा 50-50 था जम्मू कश्मीर का जो इंडक्शन होती थी, अब आपने 67 कर दिया। IPS जो डायरेक्ट आएंगे 33 आएंगे स्टेट के। तो कहीं ना कहीं KS सर्विस आपने ख़त्म कर दी है। आज जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मैं देखा ग्रामीण बैंक में, आपको शायद मालूम होगा या नहीं, ग्रामीण बैंक में पिछले 6 महीने साल पहले लिस्ट निकली है, 7-8 महीने, वो सभी बिहार, यूपी और हरियाणा के लोग लगे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरे बिलावर विधानसभा के अंदर 5 ग्रामीण बैंक की ब्रांचें हैं और 10 के करीब बच्चे लगे हैं। सभी ज़्यादा बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं या राजस्थान के हैं। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विस में हमारे गांव में एक लड़की वहाँ राजस्थान की लगी है। और ऐसे ही लॉ डिपार्टमेंट में के जम्मू कश्मीर स्टेट, वहाँ लॉ डिपार्टमेंट में आपके गुजरात के लोग लग रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ जम्मू कश्मीर एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट इसलिए नहीं थी। आर्टिकल 370 में क्या रहा था? एक नौकरी, दूसरा लैंड राइट, 2 चीज़ें थी। बाकी 2 आर्टिकल में सभी चीज़ें आसा जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने केंद्र के अधीन ले लिए थी। तो 2 चीज़ें भी आपने छीन के करके जहाँ के युवाओं को ना रोजगार का और अल्टरनेटिव दिया। टूरिज्म था, आपने मिलिटेंसी बढ़ी है, और लॉकडाउन के बाद या ड्यूटी बनने के बाद हालात ऐसे रहे हैं, टूरिज्म जहाँ से शून्य के बराबर चले गया। तो अल्टरनेटिव आपने क्या दिया? सरकारी नौकरियाँ आपने दे रहे, सरकार की PSU और कारपोरेशन जम्मू कश्मीर में भी आपने सारी बंद कर दी हैं, बाइंड अप कर दी हैं, और केंद्र सरकार ने सभी बेच दी हैं। क्या LIC का अब 74%, जो सबसे इंडिया की प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, 75% आपने शेयर भेज दिए LIC के। एयरपोर्ट कभी कहीं अडानी एयरपोर्ट, कहीं अबानी एयरपोर्ट लिखा जा रहा है। कल मैं पढ़ रहा था बम्बे की एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया। तो एयरपोर्ट आपने भेज दिए, LIC आपने भेज दिया, BSNL MTNL आपने भेज दिया, रेलवे आपने प्राइवेट कर दी, आपने जितने भी आर्मी के ऑर्डिनेंस
वो फैक्ट्रियां थी जो मैन्युफैक्चरिंग की, उसको अपने प्राइवेट कर दिया। HAL के एरोनॉटिकल लिमिटेड से काम छीन के अपने रिलायंस को आपने दे दिया। तो देश की कारपोरेशन और PSU बंद करने के बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बंद होगी और आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएंगी। इसलिए करोड़ों के तादाद में लगभग इस देश में मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार बनी है 7 वर्ष के अंदर, मैं ये कहता हूँ 14-15 करोड़ के लोगों को रोजगार छीने गए हैं। जिनको रोजगार लगे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार भोग लिए गए हैं। नया रोजगार का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। मात्र 4-5 लाख लोगों को अपॉर्चुनिटी वहाँ मिली है और जहाँ भी 10-20 हज़ार को ड्यूटी के बाद आपने सुना सत्यपाल मलिक जी ने क्या कहा, 50,000 नौकरियां देंगे 3 महीने के अंदर। आप कितने लगभग 2 साल हो गए 2 साल में वो 50,000 नौकरियां कहाँ गई। तो इसलिए आप झूठ बोल के देश को कब तक गुमराह करते रहोगे, जहाँ के युवाओं को कब गुमराह करते रहो। आप एजुटेशन, किसानों की एजुटेशन देखो, मैं सपोर्ट करता हूँ, होल हार्टली सपोर्ट करता हूँ जो किसान एजुटेशन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो 200 से ऊपर जो लोग शहीद हो गए हमारे बुजुर्ग किसान, उनको सलूट करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और केंद्र सरकार को आज भी कहता हूँ, देर हो गई है, अभी भी समझ जाएं। देश के अन्नदाताओं को मत फॉर ग्रांटेड समझें। देश के अन्नदाता पर इतना मत आप जुल्म उठाएं। आप गुमराह मीडिया के माध्यम से करके कोई खालिस्तानी का हर कोई सरदार किसान उठाता है आवाज तो खालिस्तानी हो जाता है, हिंदू उठाता है अर्बन नक्सल की बात करते हो, और मुस्लिम उठाता है तो आप ISIO पाकिस्तान का एजेंट कहते हो, अखबानी कहते हो। तो आप देश को कौन से रास्ते पे लेना चाहते हो। ये किसान का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं, किसान अन्नदाता है। और किसान इस देश की इकानमी की बैकग्राउंड है, रीढ़ की हड्डी है। और उसके बाद किसान देश को और नहीं, देश के 7 बाहरले राज्यों कंट्री को भी अन्न देता है, अन्नदाता है। और इसको हम सलूट करते हैं। इसकी सर्विसेज को कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती, बुला नहीं जा सकती। ये अन्याय होगा अन्नदाता से और देश की उस कम्युनिटी से जो लगभग 70% के करीब लोगों को रोजगार देती है। और सबसे इस लॉकडाउन में भी खेती बाड़ी में आपका GDP बढ़ा है। आपको कोर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा है। और उसके साथ भी आप किसानों के साथ अन्याय करते हो, लाठियां मारते हो, कील लगाते हो और इस तरीके से आप उनको घेरते हो जैसे लगता है वे कोई विदेशी हैं। इतनी सख्ती आप चाइना के बॉर्डर पे करते, अरुणाचल के बॉर्डर पे करते, लेह के बॉर्डर पे करते। चाइना और जम्मू कश्मीर के सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान आया रोज हमारे निहत्थे किसानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्म्ड फोर्सेस को टारगेट करता है, उसके साथ करते। तो मैं मानता हूँ आप देशभक्त। चाइना की आप बात कर रहे हैं तो आज राहुल गांधी ने कह दिया कि गद्दारों ने भारत माता की छाती चीर कर एक हिस्सा जो है वो चाइना को दे दिया। अब इसमें गद्दार कौन है, गद्दार कौन है? क्योंकि वहां पर तो सैनिक हैं और सत्ता में जो है वो भाजपा है। तो गद्दार किसको समझा जाए, किसने दे दिया वो एक हिस्सा उधर? मैं सबसे पहले बताऊं किसने ये फैसला किया। नियत थे हमारे आर्मी के लोग वहाँ पर चाइना के साथ बात करने जाएं और वो लाठियों से पत्थरों से पीटें और हमारे 21 जवानों को वो शहीद कर दें। और जिसमें इंडियन आर्मी के कर्नल भी हों, सीनियर ऑफिसर भी मारे जाएं, बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आर्मी को कोई नहीं कहता, आर्मी को सलूट करते हैं। बिना वेपन के भी वो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं। और -60 डिग्री के टेम्परेचर में भी ग्लेशियर, सचन ग्लेशियर जैसे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की उन पहाड़ियों में, बुलंदियों में चाइना के डट के मुकाबला कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके हाथ बांधे हैं तो हिंदुस्तान की सरकार को ये जाता है, जो उनको बात नहीं। वो चाइना से तो डिप्लोमेसी करके बात क्या करते हैं और अंदर चाइना कैसे अंदर आ रहा है ये सारा देश देख रहा है। मीडिया से कितना आप गुमराह करते रहोगे। इंडियन आर्मी कोई भाजपा की आर्मी नहीं है, इस देश की आर्मी है। इस आर्मी को बनाने में, मजबूत करने में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है। और कांग्रेस की जितनी भी सरकारें रही हैं आर्मी को
खुद कबील में और मॉडर्नाइज करने में कांग्रेस ने रोल दिया। कांग्रेस आर्मी के प्रत्येक जवान का जो बलिदान है वो कांग्रेस ना भी इस देश और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़े मान सम्मान और से देखता है और उसको सलूट करता है। ये बात नहीं, आर्मी का टैग भाजपा अपने नाम में नहीं लगाए। भाजपा में आर्मी ने अभी कुछ नहीं किया, अभी करके वो दिखाएं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उल्टा अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में हमारे कई मित्र हैं, वहाँ वो पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और ऑफिसर भी हैं, बात होती रहती है। आर्मी में भी ऑफिसर हैं, किसी का नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं चाइना हमारे अंदर आया है और ये उन चीज़ों को छुपाने की ये कहते हैं ये कैंची जगह भी नहीं की है। तो ये दुर्भाग्य है ऐसी चीज़ का। अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने हमारी टेरिटरी में इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है और लद्दाख के इसमें भी की है। और देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी टेरिटरी की हिफाजत करे और उसको डिफेंड करे। और कोई भी जो सरकार में उच्च ओहदे में बैठ के झूठ बुला के देश को गुमराह करने का काम करेगा तो वो देशद्रोही उसको कहेंगे और उसको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी जी में इतनी गट्स है, सच को सच कहते हैं, वो सच को चाहे आप किस जहाँ उनको लगता है भी गलत हो रहा है वो कहते हैं। सरकार को इसमें क्लियर करना चाहिए और सरकार क्यों नहीं क्लियर करती है और सरकार को आज तक बताना चाहिए कि आपने नियत थे जो आर्मी के जवान वहाँ भेजे थे और कैसे 21 जवान जो शहीद हुए उसमें आज तक क्लियर नहीं किया। और आप सिर्फ मीडिया से गुमराह करके देश को आज तो बड़ा डिजिटल इंडिया की बात करते हो, आज लोग हर खबर रखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए, मनोहर लाल शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी गट्स रखते हैं इसलिए वो इस प्रकार की बातें कहते हैं और जो मेन मकसद है, मुद्दा जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब वापस मिलेगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के में हालात सामान्य होंगे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। तो क्या अभी तक वो हालात जम्मू कश्मीर में सामान्य नहीं हुए हैं? आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।